आज हम लोग पढ़ेंगे संघ स्तनधारी के बारे में, ठीक ना। स्तनधारी क्या होते हैं? तो स्तनधारी बेसिकली जो है, मतलब स्तनधारी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने बच्चों को जो है स्तनपान कराते हैं या दुग्ध पिलाते हैं, ठीक है ना। क्या कराते हैं? स्तनपान कराते हैं, या हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में दुग्ध पिलाते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है स्तनधारी की एक विशेष क्वालिटी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्तनधारी का जो है जो विशेष लक्षण होता है वो क्या होता है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्तनधारी जो है ये 3 कैटेगरी में बांटे गए। पहले हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। स्तनधारी बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक है प्रोटोथीरिया, और एक है हमारा मेटाथीरिया, और तीसरा है हमारा यूथीरिया, ठीक है ना। पहले हम जान लेते हैं स्तनधारी के प्रकार की बात। तो ये तीनों जो है स्तनधारी वर्ग में रखे गए हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। तो प्रोटो का मतलब जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटो का मतलब होता है ये प्रिमिटिव, यस सर, माने जो सबसे पहले का, ठीक है ना। तो कोई भी जीव जो है जो शुरुआती अवस्था में आया ना, जीवन की उत्पत्ति के बाद जो है जिन जीवों का विकास पहले हुआ उनमें जो है विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं पाया गया। उनमें जो विकास का क्वालिटी था वो बहुत एडवांस नहीं था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वालिटी का विकास नहीं हुआ। और मेटाथीरिया जो है उससे थोड़ा एडवांस था, और यूथीरिया जो है सबसे एडवांस। और एक चीज जानिएगा, स्तनधारी वर्ग जो है ये सभी जीवों में जो है सबसे बुद्धिमान और इनकी शारीरिक क्रियाशीलता सबसे तेज मानी जाती है। इनसे ज्यादा फुर्तीला दुनिया में कोई जंतु नहीं है, ठीक है ना। बस तो स्तनधारी की कुछ विशेषता क्या है कि वे जो है दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में काउंट किए जाते हैं। जैसे आप लोग सोचेंगे कि मछली तो व्हेल मछली है यार, वो भी स्तनधारी, देखिए ना वो बुद्धिमान होता है। और किसी मछली को आप सिखा सकते हैं? नहीं। लेकिन व्हेल को जो सर्कस में यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो क्या होती है? बुद्धिमान होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो स्तनधारी जीव हैं वे दुनिया के बुद्धिमान जीवों में क्या है? सबसे एडवांस होते हैं। मतलब उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती, सीखने की क्षमता जो होती वो क्या होती? सबसे ज्यादा होती। बात सुने? कोई दिक्कत? तो स्तनधारी की क्वालिटी क्या होती है? ये अत्यधिक बुद्धिमान और अधिक क्रियाशील होते हैं। इनकी एक्टिविटी क्या होती? बहुत तेज होती है। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पर जो है आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, सर्कस में क्या होता है कि व्हेल मछली जो ना एक सर्कल या घेरे के अंदर या एक गोले को पार कर जाती है, उसमें टच नहीं करती है। अगर सोचिए वो सर्कस दिखा सकती है तो जो है एडवांस है कि नहीं, बुद्धि उसके अंदर है कि नहीं कि इसमें टच नहीं करना है। आज तक देखिए कुछ चूहा कूदा हो, अरे चूहा इतना बड़ा बेवकूफ होता है कि वो आके जो है खुद जो है चूहादानी फंस जाता है। बस हो जाए। तो बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं या अन्य जीव? स्तनधारी सबसे बुद्धिमान, ठीक है ना। अब बात करेंगे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये स्तनधारी भले है लेकिन ये अंडे को जन्म देता है। किसको? अंडा। मेटाथीरिया जो है ये जो है बच्चे को जन्म देता है, लेकिन पूरी तरह से। और यूथीरिया भी क्या होता है? बच्चे को जन्म देता है। फिर हम लोग सोचेंगे यार ये भी बच्चे को जन्म दे रहा है, ये भी बच्चे को जन्म दे रहा है। फिर ऐसा कोई ना कोई कारण होगा कि मेटाथीरिया और यूथीरिया अलग किया गया। अगर दोनों में क्वालिटी सेम होता तो अलग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मामला आके फंसा। ये बच्चा जो था ना ये जो है कम विकसित था। कैसा था? तो कम विकसित। कम विकसित।
मतलब इसके शरीर के जो अंग होते हैं ना वो पूर्ण रूप से जो है शरीर के अंदर विकसित नहीं हो पाते हैं। मतलब वो बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, उसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। जैसे हम लोग इंसानों में देखेंगे कि मान लीजिए कोई महिला अगर 7 महीने के बच्चे को जन्म देती है तो उसका शरीर जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है कमियां रह जाती हैं जो पूरा का पूरा विकास नहीं कर पाती हैं। तो आप देखेंगे उस बच्चे को जो है एक अलग से जो शीशे के अंदर विशेष प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है जहां पर गर्भाशय जैसी सुविधाएं, मतलब वही तापमान वही सुविधा दी जाती है ताकि उस बच्चे के शरीर का विकास हो सके। तो सेम प्रोसेस जो होता है मेटाथीरिया में भी होता है कि मेटाथीरिया जो होता है ये बच्चे को जन्म तो देता है लेकिन बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब यूथीरिया का जो बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। अच्छा, इस आधार पर दोनों अलग होते हैं। हाँ, विकास के आधार पर दोनों क्या पाया जाता है, अंतर। फिर मामला आता है कि यार अगर ये बच्चा विकसित नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब कोई महिला अगर बच्चे को जन्म देती है तो अगर मान लीजिए पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जो है शीशे में बंद करके गर्भाशय जैसा तापमान और सुविधाएं उसको उपलब्ध करा करके जो है उसके विकास को करवाते हैं। अब ये कौन सा लैब खुलवाएगा, जानवर? इसके पास तो नहीं होगा हॉस्पिटल, इसके लिए भी सरकारी अस्पताल होता है? नहीं होता है। पैरासीटामोल वाले भी खाता है? नहीं खाता है, ठीक ना। तो इसके शरीर में जो है ना एक पाई जाती है मार्सुपियल थैली। क्या? मार्सुपियल थैली। ये जो है उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जीव है कोई, ठीक ना, ये मान लीजिए जीव है और इसका ये पेट वाला भाग है, ये मान लीजिए इसका पैर है, ये पेट वाला भाग है ना। तो इसके पेट वाले भाग में जो है यहाँ पर जो है एक झोले जैसी संरचना जो है लगी होती है, यही क्या कहलाता है, हमारा मार्सुपियल। इसको जो है अगर आपको देखना है तो कंगारू में देख सकते हैं आप, है ना। मार्सुपियल थैली जो होता है वो उसके पेट वाले भाग में, जैसे आप देखेंगे बंदर जो छोटा वाला होता है वो अपने माँ के शरीर में पेट से चिपका होता है, तो बंदर के बच्चे को जो है चिपकने की जरूरत होती है, जो कंगारू का बच्चा होता है उसको चिपकने की जरूरत नहीं होती। ये इसी थैली में जो है, जैसे आप लोग देखेंगे ना कि जो मीट मांस बेचने वाले होते हैं जब वो बकरी खरीदने जाते हैं कितना बड़ा बोरिया बांध लेंगे साइकिल में, ठीक ना, और उसी में बकरी को बैठा लेंगे, इसके बाद घंटे बजाते हुए गाना गाते हुए चले जाते हैं। सेम टाइप का जो है इसके शरीर में जो है एक थैला बना होता है, उसी में जो है अल्प विकसित जो संतान होता है ये जाकर के क्या हो जाता है, उसी में व्यवस्थित हो जाता है। और इसी के अंदर जो है इसके जो शरीर में मतलब स्तन ग्रंथियां होती हैं वो आकर खुली होती हैं, जहां से जो है इस बच्चे को क्या मिलता है, दुग्ध मिल जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें विकास तो होता है लेकिन इसी मार्सुपियल थैली में क्या पाया जाता है, इसमें दुग्ध ग्रंथियां आकर खुली हुई होती हैं। और इधर जो है इसको एक तो रहने के लिए स्थान मिल गया, ऊपर से जो है दूध पीने के लिए मिल गया, तो विकास होगा कि नहीं होगा? बात सुन जाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है मार्सुपियल थैली पाई जाती है, जहां पर कम विकसित बच्चे का क्या हो जाता है, तो कम विकसित बच्चे का विकास कहां पे होता है, तो मार्सुपियल थैली में ये क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इतना समझ आया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है इसका कुछ लक्षण है। हाँ, इसमें जो है बात करेंगे मेटाथीरिया में तो स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन कहाँ पाई जाती हैं, तो मार्सुपियल थैली में, है ना। ये जो है यूथीरिया जो होता है इसमें जो है पूर्ण रूप से विकास पाया जाता है, तो इसमें कोई मामले नहीं है। तो पूर्ण रूप से विकास का जो बेसिक लक्षण है, तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कर्ण पल्लव जिसको इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं, PINNA, जो है ना ये वाला, ये कर्ण पल्लव होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये इसमें कर्ण पल्लव जो होता है ये उपस्थित होते हैं। बात सुन जाइए, इसमें भी कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं, कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं। तो मेटाथीरिया और यूथीरिया में क्या होता है, कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। और प्रोटोथीरिया में कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता है।
तो इसमें कर्ण पल्लव या पिन्ना नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है स्तनपान कराने के लिए जो है जो चूचक होते हैं या टीट्स बोलते हैं जिसको, वो पाए जाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं स्तन ग्रंथियां और जो चूचक होते हैं जिससे बच्चों को स्तनपान कराया जाता है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अभी बताया ना कि उसका जो मार्सुपियल थैली होता है उसी में पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि स्तन ग्रंथियां और चूचक उपस्थित होते हैं। यह हो गया इसका क्वालिटी। फिर बात करते हैं इसका मतलब कर्णपल्लव गायब, तो उसमें जो है ये सब भी गायब हो जाएगा। बस हो जाए, मतलब उसमें जो है स्तन ग्रंथियां वगैरह नहीं पाई जाएंगी, स्तन ग्रंथियां वगैरह नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, ये सब क्या होता है, अनुपस्थित होता है। बात सुन जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें। ये हो गया हमारा स्तनधारी के प्रकार। ये कंप्लीट हो गया, बन गया। बिटाए बिटाए जल्दी छापो यार, इसका भी छपा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके लक्षण, स्तनधारी के लक्षण। ठीक है ना? स्तनधारी के लक्षण की अगर बात करें तो इसके जो लक्षण के मामले में देखेंगे तो इसके जो है जीव संतान को जन्म देते हैं, अंडों को तो संतान को। ठीक है ना? तो ये जो है शिशु या संतान को जन्म देते हैं, संतान या शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन अपवाद कौन है, तो प्रोटोथेरिया। अपवाद जो है वो है प्रोटोथेरिया। तो प्रोटोथेरिया जो ऐसे स्तनधारी हैं जो बच्चों को जन्म ना देकर क्या करते हैं, अंडों को जन्म देते हैं। ठीक। फिर दूसरे लक्षण की बात करें अगर, तो इनका शरीर जो होता है, सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। ठीक है, बस सुने। हाँ। फिर अगले लक्षण की अगर बात करें तो इनका शरीर जो होता है समतापी होता है। और रक्त की अगर बात करें तो रक्त जो होता है उसमें आरबीसी पाया जाता है और ये केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? और फिर अगला लक्षण की अगर बात करें, इनमें जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल का मतलब क्या होता है, शरीर के जो बाहर के कंकाल हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा हो गया बाल, नाखून, है ना? और कुछ जीवों में पंजे पाए जाते हैं, पंजे, ये सब किस में आ जाएगा, तो हमारा बाह्य कंकाल में, एक्सटर्नल स्केलेटन। ठीक है ना? और अंतः कंकाल की तो बात ही अलग है, उसमें हड्डी है तो पाया ही जाएगा। फिर बात करते हैं इनमें जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का या 4 बेसमों का होता है। 4 बेसमों का मतलब 2 अलिंद और 2 नीले। 2 अलिंद, कोई अपने गांव अनिल का नाम मत लिख लेना, अलिंद है, अनिल नहीं अलिंद है। 2 अलिंद और 2 नीलय पाए जाते हैं। ठीक है ना? और कितना पहले लिखिए, जगह नहीं है।
हो गया। अगला लक्षण हम कुछ लिखेंगे। कितना लक्षण हुआ टोटल? 6 हुआ। 6। सातवां लिखेंगे, इनमें दंत विन्यास पाया जाता है। दंत विन्यास का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा, तो वैसे दंत विन्यास का मतलब क्या होता है? दांत बटे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारे और छोटे बच्चे में अंतर क्या होता है। 5 साल तक का जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, 10 साल तक का लगभग, हमारे और वयस्क और जो है वयस्क व्यक्ति में और बाल्यावस्था में, दोनों में अंतर क्या होता है कि हमारे अंदर 32 दांत होता है, उसके अंदर 20 होता है, ठीक है ना। जो 5 साल का बच्चा होता है उसके अंदर जो है अंतर कहाँ पे होता है? जैसे मान लीजिए हम ये जो है एक जबड़ा बनाते हैं, तो ये हमारा पीछे वाला दांत हो जाता है, जिसको हम चौड़क बोलते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो है अग्र चौड़क होते हैं, ठीक है ना। बात सुनिए। और फिर जो है रदनक पाया जाता है, जो नुकीला वाला दांत होता है, और फिर आगे वाले जो दांत होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं कृंतक, जो काटने का काम। अगर नहीं याद होता तो एक तरीका है मेरे पास कि हमारा जो दांत है वो देखिए कुछ इस प्रकार बटा है कि सबसे पीछे जो होते हैं उनको बोलते हैं चवाड़क। क्या बोलते हैं? चवाड़क। और उसके आगे होता अग्र चवाड़क, और फिर जो है रदनक होता है, रदनक, और फिर होता है कृंतक। तो इनको याद करने के लिए कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है, एक तरीका है मेरे पास, ठीक ना। चवाणक और अग्र चवाणक, इसमें चवाणक लगा है ना, ये दोनों चबाने का काम करता, पीसने का काम करता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? बोलते नहीं है नहीं फूट रहा, आप फोड़ देंगे, तो यहाँ रख के क्या करते हैं? दबाते तो पिसाता नहीं है। तो चवाणक और अग्र चवाणक क्या होता है? पीसने का काम करता है, चबाने का काम करता है। अब एक मामला आता है कृंतक रदनक, कैसे याद किया जाए? तो रा माने रफा दफा, ठीक है ना। तो रा से रदनक और फा से फाड़ना। तो रदनक का काम क्या होता है? फाड़ना। ये जो नुकीला वाला दांत नहीं होता, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला है ना, जो नुकीला आपको लगेगा कि जो है थोड़ा सा अलग है, ऐसे लगेगा आपको देखने में, है ना। हाँ। ये कुछ इस टाइप का होता है। ये जो है मांसाहारी ज्यादा विकसित होता है। क्यों? क्योंकि मांसाहारी को मांस फाड़ने की जरूरत होती है। ये जो नुकीला वाला दांत होता है इसको क्या बोलते हैं? रदनक। तो रा से रदनक, रा से रफा दफा, रा माने रदनक, फा माने फाड़ना। तो रदनक का काम क्या होता है? फाड़ना, चीड़ फाड़ करना। अब का से कृंतक, ठीक ना। कृंतक काम क्या होता है? काटना। तो मान लीजिए आप जो है कोई भी चीज, मान लीजिए कुछ खा रहे हैं, तो उसको पहले आप यहीं ले जाके, सेब खाएंगे तो यहाँ ले जाएंगे डायरेक्ट, सेब घुसेगा। जैसे यहाँ अगर मान लीजिए आप यहाँ तक फरवा देते हैं स्टाइल में, नया वाला वर्जन लॉन्च करने के लिए, तो ऐसे भले हो जाए, फट उठ जाए, यहाँ तक खुलने लगे आपका जगड़ा मगरमच्छ टाइप का, नहीं तो नहीं होगा। तो आप काटते हैं आगे वाले दांत से ना। तो कृंतक का काम क्या होता है? तो काटना। रदनक का काम क्या होता है? तो फाड़ना। और चवाणक और आगे चवाणक दोनों का काम क्या होता है? चबाना और पीसना। तो पहले आप जो है ना ध्यान दीजिएगा कि जो ये हमारा चवाणक होता है ये फोड़ता है, और ये फोड़ने के बाद जो पीछे वाला जो है ये बोलता है, मान लीजिए जैसे कुछ आटा होता है, मोटा होता है, कुछ पतला होता है, ये पीछे वाला एकदम जबरदस्त महीन करता है, आगे वाला उसको थोड़ा बारीक बनाता है, थोड़ा मोटा रहता है, और पीछे वाला और बारीक करता है। तो चवाणक जो दांत जो है ये हमारे शरीर में 4 प्रकार के पाए जाते हैं मुंह में, ठीक है ना। कोई मत बोलना लीवर में दांत पाया जाता है, का भोजन पचता है, उधर दांत उत नहीं होता, उधर सब केमिकल है, ठीक है ना, एंजाइम होता है। तो दांत कई प्रकार का होता है। तो ये सबसे पीछे वाला है, पीछे से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आगे की तरफ। बात सही। तो दांत का प्रकार हो गया। अच्छा, ये सब दांत जो है
एक प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का, अलग 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 प्रकार के दांत होने की वजह से इनको विषम दंती भी बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में हेटेरोडंट कहते हैं। ठीक ना। तो हम क्या कह सकते हैं, दंत विन्यास जो होता है वो कैसा होता है, तो अलग अलग प्रकार का या विषम दंती, विषम दंती है ना। दंत कांति मंजन मत याद करना, वैसा वो वाला वर्ड नहीं लिख रहे हैं। और साथ ही जो है ये दांत का जो आप देखेंगे कुछ भाग जो होता है हड्डियों के ढांचे में जाके, तभी तो उखड़ता नहीं है। जैसे सीमेंट नहीं होता पिलर, वो कहाँ होता है, जमीन के नीचे धंसा होता है। आंधी तूफान आए तो पिलर वाला घर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता जल्दी, है ना। तो जो दांत का भाग हड्डियों में नीचे जाके धंसा है उसको हम बोलते हैं गर्त दंती। क्या बोलते हैं उसको, गर्त दंती। गर्त माने होगा करता गड्ढा, ठीक ना। तो गर्त दंती क्या बोलता है, जो है कहाँ पे जाके धंसे हो, तो गड्ढे में, है ना। तो जो मांस मसूड़ों से होता हुआ जो है, जैसे मान लीजिए दांत है अगर, ठीक ना, तो यहाँ पे जाके नीचे इसे बैठा हुआ है, तभी तो जो है आप बोलते हैं फोड़ देंगे, हिलेगा नहीं। बात समझी। तो जो गड्ढे मतलब जो गड्ढे में होते हैं या नीचे व्यवस्थित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गर्त दंती, ठीक ना। तो हमारा जो दांत होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, चवाणक, अग्रचवाणक, रत्नक और कृंतक, ठीक ना। तो गर्त दंती और विषम दंती, ठीक है ना। इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है ना। कितना लक्षण हुआ, 7। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, दांत में जो है एक क्वालिटी तो हम लोग पढ़े विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के दांत। और एक हम लोग क्या पढ़े हैं, गर्त दंती, मतलब जो हड्डियों में जाकर सांचे में व्यवस्थित होते हैं। एक और विशेषता होगा द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है कि हम लोग में क्या होता है कि देखेंगे कि जो बोलते नहीं दूध वाला दांत है, एक बार जो है अस्थायी दांत आते हैं, बाद में अस्थायी। तो कई बार निकला दांत, 2 बार। तो हम कह सकते हैं कि जो है हमारे शरीर में जो दांत होता है वो स्तनधारियों में द्विबार दंती होता है कि एक बार तो 2 बार, मतलब जो 2 बार निकलते हैं, तो द्विबार दंती, ठीक है ना। फिर अगला मामला हम लोग जानते हैं कि जो है वृषण जो होता है, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण, ठीक है ना। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु तो नर में पाया जाता है, अंडाणु मादा में, मतलब महिलाओं में क्या पाया जाता है, तो अंडाणु, और पुरुषों में क्या पाया जाता है, शुक्राणु। नहीं हाँ, पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु और अंडाणु, पहले इसको समझ लेते हैं। आप लोग क्या जानते हैं कि जो अंडाणु होता है कि महिलाओं में जो है लगभग 12-13 साल में बनता है, नहीं, ये जो है मान लीजिए कोई बच्ची जो है अपने माँ के गर्भ में लगभग जब 5-6 महीने की होती है तो उसके गर्भ में ही अंडाणु जो है उसके शरीर में बन जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ए नाम की बच्ची है, ठीक है ना, तो जब ये माँ के पेट में कितने दिनों की होती है, लगभग 5 से 6 महीने की, तो माँ के पेट में ही जो है बच्ची के शरीर में अंडाणु जो होते हैं वो विकसित, वो बन जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। अर्थात हम कह सकते हैं वो परिपक्व होते हैं या अपरिपक्व, तो अपरिपक्व, ठीक है ना। तो लेकिन शुक्राणु जो होता है ये लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में जो है पुरुषों में बनता है, तो महिलाओं में बनता नहीं, परिपक्व होता है, और पुरुषों में क्या होता है, लगभग 13-14 साल में बनना शुरू होता है। यही दोनों में अंतर होता है, ठीक ना। तो वृषण जो होता है इस शरीर से बाहर स्थित होता है, शरीर से बाहर, और शरीर से बाहर होता है। अच्छा, वृषण में क्या होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक ना। वृषण में निर्माण किसका होता है, तो शुक्राणु का। और शुक्राणु जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक, इसी को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक, मेल गैमीट, है ना। और ये जो होता है शरीर से बाहर कहाँ स्थित होता है,
तो सीधी सी बात है, आप लोग जैसे देखते होंगे कि हमारे मुंह से जो भाप निकलती है वो गर्म होती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक ना। तो जो डॉक्टर साहब नापते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट में बोलते हैं 103 डिग्री 102। अरे गधा, ये सोचो अगर 103 डिग्री और 100 डिग्री में जो हाथ डाल देंगे तो हाथ तो बचबे नहीं करेगा कायदे से, शरीर बचेगा, पिघल जाएगा। वो फ़ारेनहाइट बोलते हैं, ठीक ना। 103 4 का मतलब पता है क्या? फ़ारेनहाइट ज्यादा 40 डिग्री के अंदर ही निपट जाएगा मामला, ठीक है ना। 103 4 फ़ारेनहाइट जो बोलते हैं वो डिग्री में कितना? ज्यादा 38 38.5 इतने होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वृषण जो होता है शरीर से बाहर कहाँ होता है? अब अगर मान लीजिए भाप निकल रहा है मुंह से, वो गर्म है, ठीक, तो वृषण जो होगा वो शरीर के अंदर रहेगा तो जबरदस्ती, अब मान लीजिए आपको जो है जलती हुई आग में फेंक दिया जाए, इसके बाद बोला जाए कैसा था? ठंडा था, गर्म था, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए वृषण जो शरीर के अंदर रहेगा तो उसका जो तापमान होगा वो कम रहेगा, शरीर के बराबर रहेगा, कम, शरीर के बराबर। जो चीज आपके शरीर के अंदर गया, आपको बोला जाए गर्म कमरा में घुस जाओ, इसके बाद आप आके बोलिए अंदर जो है एसी वाला फीलिंग आ रहा था, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो अगर मान लीजिए शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो जो वृषण होगा शरीर के अंदर अगर स्थित होता तो उसका तापमान जो शरीर के तापमान से कम होने पाता? नहीं हो पाता। तो शरीर से बाहर जब स्थित होगा तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? शरीर के तापमान से कम। और जब शरीर के तापमान से कम होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। बात समझे? इसका मतलब हम कह सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुक्राणुओं का निर्माण मानव में संभव नहीं है, ठीक है ना। शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो शरीर से जो है वृषण बाहर कहाँ स्थित होता है, ये कंफर्म हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं अगला क्वालिटी कि जो हमारा पिन्ना होता है, कर्ण पल्लव, ये जो है पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। तो अगला क्या हो जाएगा? कर्ण पल्लव या पिन्ना पूर्ण रूप से विकसित। अपवाद कौन है? तो प्रोटोथीरिया, स्तनधारी होते हुए भी उसमें जो है कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता, कर्ण पल्लव विकसित, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, बेटा इसको नहीं सर, लिखो यार जल्दी लिखो। और लास्ट लक्षण है इसका कि इस संघ के जो जंतु होते हैं, इनका जो चमड़ा होता है वो मोटा होता है। चमड़ा जो होता है वो कैसा होता है? तो मोटा होता है। चमड़ा मोटा क्यों होता है? तो अच्छा, चमड़ा जो मोटा होता है, साथ ही जो है इनमें श्वेत ग्रंथियां या पसीने वाली ग्रंथियां, जिसको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, और तैलीय ग्रंथियां पाई जाती, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका शरीर जो होता है ग्रंथि युक्त होता है, ठीक है ना। ये चमड़ा मोटा क्यों होता है? चमड़ा मोटा होगा तो इनकी सुरक्षा के लिए, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि आपको जो सांप, हमारा चमड़ा थोड़ा सा जो पतला होता है और जो मोटा होता है उसको ब्यूटी पार्लर वाले और पतला कर देते हैं मनुष्यों में, ठीक है ना। इंसानों में जो है शैतानी हरकत जग गई है, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे 20 बार वही अपना चेहरा। अरे भगवान ने जो टेढ़ा मेढ़ा दे दिया है, जो दादा बाबा जबड़ा जो है त्रिकोना है, 3 त्रिभुजाकार है, वैसे रहेगा ना। अब वो चाहते हैं वर्गाकार बन जाए, ठीक, तो ब्यूटी पार्लर में जाने से थोड़ी उसका मॉडल चेंज हो जाएगा, वो जैसा डिजाइन वैसे रहेगा। तो हमारा जो चमड़ा होता है वो पतला होता है। बाकी जो है आप स्तनधारी गाय भैंस उठा के देख, आज तक जो है आपने सुना पेपर में आया कलुआ की भैंस को जो है सांप ने काटा जिससे भैंस की मौत नहीं। क्यों? उनका चमड़ा क्योंकि मोटा उनका होता है। चमड़ा इतना मोटा होता है ना, जो सांप काटेगा वो सोचेगा हम निकले कैसे, अब फंस जाएगा, उसी में सांप मर जाएगा। तो सांप थोड़ा टैलेंटेड हो गया, लिख पढ़ लिया थोड़ा सा, है ना। वो सोचता है कि हम काटने जाएंगे तो फंस जाएंगे और इतना मार देंगे गांव वाले मिलके ना कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, हम सांप है कुछ और तो नहीं है, सांप खुद कंफ्यूज हो जाएगा।
तो सांप जो होता है हमारे आपके शरीर में काट लेगा, लेकिन गाय भैंस को कभी नहीं छूने जाता है। आज तक देखे कि कुत्ता का जो सांप काटने से मौत नहीं ना, क्यों? क्योंकि इनका चमड़ा इतना मोटा होता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब पसीना वाला और तैलीय ग्रंथियां आप लोग देखते होंगे कि जब पसीना होता है आपको ना, तो उस टाइम जो आपका शरीर चिपचिपा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो तैलीय ग्रंथियां होती है ना, इससे जो है वसा का श्रावण या तैलीय पदार्थ का श्रावण होता है ना। तो इसी वजह से हमारा आपका शरीर क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ब्यूटी पार्लर वाले ध्यान दें, है ना। फिर जो है श्वेत ग्रंथियां, ये जो है पसीने का श्रावण करती है। किसका? तो पसीने का। पसीना काहे निकलता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे जो होते हैं अपने आप की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, वो तापमान को बैलेंस करने के लिए जो है जल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, इस केस में जो है पसीना जब होता है तो ये हमारे शरीर का जो है ताप नियंत्रण करता है। इसलिए आप लोग देखेंगे जो घड़ा नहीं होता है, घड़ा देखेंगे हमेशा जो बाहर से नमी लिए रहता है। क्यों? ताकि जो है अंदर जो है तापमान प्रवेश ना कर सके। इसलिए घड़े पानी कैसा होता है, तो ठंडा होता है। कि पसीना जब होता है तो हमारे ताप को, हमारे शरीर के ताप को क्या करता है, ये नियंत्रित किए रहता है। ठीक है ना, बात समझ आई? तो ये सब जो है स्तनधारी के लक्षण है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो है हमारा संघ या फाइलम वाला जो वर्गीकरण था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। कोई दिक्कत? हाँ, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया का एग्जाम्पल आप लोग नहीं लिखे हैं, तो प्रोटोथीरिया में एकेडिना आ जाएगा, ठीक है ना। और मेटाथीरिया में आ जाएगा हमारा कंगारू, और यूथीरिया में अपना अपना, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा, दादा दादी एवं समस्त खानदान का नाम लिखिएगा, जैसे निमंत्रण कार्ड में लिखा होता है। और अपने मित्रों का भी मन करेगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना, बाकी कल।